नमस्कार नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में दिल्ली पुलिस के एंटायर सिलेबस को डिटेल्ड वे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक हमारे जीके का एक ऐसा पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, यूपीएससी से लेकर कांस्टेबल तक, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपका प्रीएम्बल से यानी कि प्रस्तावना से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम उसी के बारे में आगे बढ़ते हुए प्रस्तावना के बारे में कुछ आपको ऐसी जानकारी देने की कोशिश करूंगा जो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योर कर पाए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स रिलेटेड टू प्रीएम्बल्स। ठीक है, प्रीएम्बल्स माने प्रस्तावना। ठीक है, इंग्लिश में प्रीएम्बल बोल दो, प्रीफेस बोल दो, हिंदी में प्रस्तावना है, उद्देशिका बोल दो, उद्देशिका बोल दो। ठीक है, तो देखिए कोई भी संविधान है उसमें प्रस्तावना होनी क्यों चाहिए। ठीक है, कोई भी हमारा संविधान है उसमें प्रस्तावना की आखिरकार आवश्यकता क्यों है। जो हमारा संविधान बनाया गया है, ठीक है, हम उसमें देखेंगे कि उसकी आधारशिला क्या है, मतलब वो किस चीज़ पे बना हुआ है, मतलब ऐसे कौन से दर्शन हैं, सिद्धांत हैं जिनके ऊपर वो बना है। आगे चल के मैं प्रस्तावना में आपको बताऊंगा दर्शन क्या है, सिद्धांत क्या है। ठीक है, और हम कैसे समाज की परिकल्पना करना चाहते हैं, कैसे राज्य की परिकल्पना करना चाहते हैं, कैसी सरकार की परिकल्पना करना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी संविधान है उसमें प्रस्तावना इसलिए होनी चाहिए। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो आपका प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आता है, जैसे बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सबसे पहले फर्स्ट टाइम उसमें प्रस्तावना का प्रावधान था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो आपको पता होगा भारत सरकार अधिनियम, जिससे हमारा संविधान का ज़्यादातर हिस्सा लिया गया है, उसमें प्रस्तावना नहीं थी। ठीक है, मतलब 1919 का एक्ट बनता है उसमें प्रस्तावना है, लेकिन उससे आगे आने वाले समय में प्रस्तावना नहीं है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, अब बात शुरू यहाँ से होती है। देखिए अब संविधान बन के तैयार, संविधान की मतलब रूपरेखा बन चुकी है कि संविधान कैसे बनाना है, संविधान की कमेटी बन चुकी है, सब कुछ। अब नेहरू जी को महसूस होता है भाई हमारा संविधान में क्या योगदान हो, तो वो आते हैं मतलब जल्दी जल्दी भगे हुए और एक अपना ड्राफ्ट तैयार करके लाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अरे उनको भी तो लगना चाहिए भाई, संविधान में उनका कोई भाग है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं। 22 जनवरी 1947 को इसे उद्देश्य का नाम दिया गया। ठीक है, इसको नाम दिया जा रहा है उद्देश्य का। 17 अक्टूबर 1949 को ये जो तुम्हारी उद्देश्य का है, इस पर अंतिम चर्चा होती है हमारी संविधान सभा में। ठीक है, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जिन्हें हम राजेंद्र प्रसाद भी बोलते हैं, जो रेजोल्यूशन रखा उसकी शब्दावली थी कि प्रीएम्बल को भारत के संविधान के एक भाग के रूप में स्वीकार किया जाए। ठीक है, यहाँ से आपके वो डिस्प्यूट सॉल्व होंगे आगे हमारे, जब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा संविधान का भाग है प्रस्तावना या नहीं है, तो उसमें इस चीज़ को एक तर्क के रूप में भी रखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम प्रस्तावना पर चलते हैं। ठीक है, देखिए ये ओरिजिनल प्रस्तावना मैंने यहाँ पे ली है आपकी। सबसे पहले प्रस्तावना का नाम आपका उद्देशिका हिंदी में। ठीक है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, प्रस्तावना आपकी शुरुआत होती है एक अहम फ्रेज से। ठीक है, जिसका नाम है हम, वी। ठीक है, हम का मतलब क्या है, देखिए हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 5 चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शक्ति कहाँ से ले रहा है, आखिरकार पावर कहाँ से आ रही है उसमें। ठीक है, ये जो हम वाला कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले वी वाला जो हिस्सा है ये अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में था। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है वो भी यहीं से स्टार्ट होती है, वी। ठीक है,
उसके बाद भारत की प्रकृति कैसी है मैं आपको अभी समझाऊंगा। तीसरा सिद्धांत क्या है इसमें, तीसरी बात प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं जो इसमें दिए गए हैं प्रस्तावना में, ठीक है। आगे कैसे समाज की परिकल्पना करना चाहते हैं हम जो संविधान बनाएंगे आखिरकार हमारा कैसा समाज हो, ठीक है। लास्ट बात है लागू होने की प्रस्तावना, तो इनमें इन चीज़ों को देखा जाएगा। अब हम चलते हैं, जो पहली बात है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, यहीं तक रुक जाते हैं। तो हम देखते हैं ये हम जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहाँ से शक्ति प्राप्त कर रहा है। तो ये जो हम वाली फ्रेज है ये ली गई है आपकी एक रूसो हैं पश्चिमी विचारक, ठीक है। रूसो ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम बोलते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी, लोक संप्रभुता। ये यहाँ से ली गई है, मतलब जनता ही मालिक है। कुल मिला के जो पावर है वो कहाँ से आ रही है, जनता से, मतलब जनता ही मालिक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में ये जो हम है ये कहाँ से ली गई, तो ये कहाँ से, रूसो की लोक संप्रभुता से ली गई है, ठीक है। उसका एक कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखते हैं तो पता चल गई पावर की अथॉरिटी क्या है, मतलब पावर आ कहाँ से रही। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत जो होगा अपने आप में क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र होगा, ठीक है। भारत अपने डिसीजन लेने में आंतरिक और बाहरी स्वतंत्र होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है। अगला है आपका समाजवादी, मतलब हम कैसे समाज की परिकल्पना करना चाहते हैं, हमारा समाज कैसा हो, वेलफेयर स्टेट समाजवादी, मतलब जहाँ उत्पादन और उत्पत्ति के साधन पर प्रत्येक व्यक्ति का हक हो, ना कि किसी एक निश्चित वर्ग का। अगला है पंथ निरपेक्ष, बहुत सी किताबों में ये आपको धर्म निरपेक्ष मिलेगा, इसीलिए मैं आपको मूल टेक्स्ट निकाल के लाया हूँ जिसमें लिखा है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। पंथ जो है ना एक सबसे छोटा रूप है, जैसे हिंदू धर्म हो गया, धर्म में ही सबसे नीचे जाके आते हैं जैसे हमारा पंथवादी, जैसे कबीर पंथी नानक पंथी, हम ऐसे जो बोलते हैं, ठीक है। तो पंथ एक बहुत छोटा हिस्सा हो, मतलब किसी एक व्यक्ति के ऊपर पास एक पूजा पद्धति डेवलप हो जाना, जैसे साईं बाबा, ठीक है। आगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब भारत का जो प्रतिनिधि होगा, ठीक है, भारत का जो प्रमुख होगा वो क्या होगा, नियुक्त नहीं होगा, वो निर्वाचित होगा, ठीक है। भारत कैसा होगा, डेमोक्रेसी होगा, लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेसी। और गणराज्य ये एक ही शब्द है जहाँ तक, पर लोग इसको अलग अलग करके पढ़ाते हैं, लेकिन ये एक ही माना जाता है। तो गणराज्य का मतलब है कि जो भारत का प्रमुख होगा, रिपब्लिक जिसे हम बोलते हैं ना रिपब्लिक डे, ठीक है। भारत गणराज्य कब बना, जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना, रिपब्लिक गणराज्य। तो मतलब हमारे देश का जो शासन होगा, ठीक है, वो किसके द्वारा चलाया जाएगा, मतलब हमारे देश का जो प्रमुख होगा वो नियुक्त नहीं होगा, निर्वाचित होगा, मतलब इलेक्टेड होगा, जनता द्वारा चुना जाएगा। ब्रिटेन में क्या है, वह नियुक्त होता है, जैसे महारानी है, महारानी के परिवार का ही कोई व्यक्ति होगा जो अगली बार उनके देश का प्रमुख बनेगा। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या है, जो राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि नियुक्त, ठीक है। आगे आइए, अब अगला सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है, वो कहता है प्रमुख सिद्धांत, मतलब इसमें ऐसे कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। तो इसमें 3 प्रमुख है, एक तो न्याय है, एक स्वतंत्रता है, एक है समता, समानता नहीं समता, ध्यान दीजिएगा। तो हम न्याय कैसा चाहते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, मतलब सामाजिक क्षेत्र में भेदभाव ना हो, आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति का संसाधनों पर अधिकार ना हो, राजनीतिक क्षेत्र में सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार हो, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार हो। ये आपके जो दर्शन है ना, ये जो सिद्धांत है ये आपको वहाँ पे दिखाई देंगे आपके फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। आगे विचार करने के, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी भी बात पर विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) आपने पढ़ा होगा, जहाँ तक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, मतलब हमें अधिकार है कैसी भी व्यक्ति, हम किसी भी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अखबार के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, बोलने के माध्यम से। लोकतंत्र में एक अहम भूमिका निभाती है अभिव्यक्ति, ठीक है। अगला है अपना विश्वास, हम किसी भी चीज़ को
मान सकते हैं, वो हमारी स्वतंत्रता है। ठीक है, धर्म की, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है हमें, ये भी आपको फंडामेंटल राइट में मिलेगा। उपासना मतलब किसी के भी अनुसार हमें पूजा करने का अधिकार है, हमारी मर्जी है हम किस तरीके से पूजा करें। हालांकि इसमें आगे एक्सेप्शन भी है, स्वतंत्रता। ठीक है, अब समता किन चीज़ों की है? प्रतिष्ठा की। मतलब कोई भी व्यक्ति बड़ा और छोटा नहीं होगा कि आर्थिक आधार पर हो, पद के आधार पर हो, इन चीज़ों के आधार पर, सब में समानता होगी। अवसर की मतलब आर्टिकल आपका 16 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 बोलता है। ठीक है, समता की बात करता है। आगे हम चलते हैं। अब है हम कैसे समाज की परिकल्पना की गई है, हमारी जो प्रस्तावना है उसमें हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। सबसे पहले व्यक्ति की गरिमा की बात करी गई है और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो इसमें 3-4 चीजें हैं। सबसे पहला व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता। व्यक्ति की गरिमा की बात करी गई और राष्ट्र की एकता, मतलब राष्ट्र की जो एकता है ना, ये एकता जो वर्ड यहाँ है ये मनोवैज्ञानिक, मतलब हम मन से मानेंगे नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया जैसा भी। ठीक है, वेस्ट, मतलब हम सब एक हैं मनोवैज्ञानिक रूप से। अखंडता मतलब इंडिया का कोई भी पार्ट है उसको हम अलगाववाद से बचाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें सीमाई आयाम की बात की गई है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने की बात करी गई है। जो आपका सिंगल सिटीजनशिप जैसे हम बोलते हैं, एक नागरिकता के माध्यम से, भाई अलग अलग थोड़े हमारे यहाँ पे वो है नागरिकता के, भाई उत्तर प्रदेश का आदमी है कि उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता होगी, MPPS MP की अलग नागरिकता होगी, गुजरात वालों की अलग होगी, तमिलनाडु वालों की अलग होगी, सबको एक नागरिकता है। सिंगल सिटीजन का प्रावधान है हमारे यहाँ। ठीक है, ऐसे ही आपके मौलिक कर्तव्य हैं, उनमें आपको बात करी गई है 51A, उसमें दिया हुआ है कि हम ऐसी कोशिश करेंगे कि आपस में भाईचारा बढ़े। ठीक है, बढ़ाने के लिए आगे चलते हैं। दृढ़ संकल्प होकर, लास्ट बात इसमें दी गई है प्रस्तावना में कि हमारा संविधान लागू कब हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो आपको पता चले कि 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें आगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कौन कर रहे हैं? भारत के लोग इसको क्या कर रहे हैं? हम स्वीकार कर रहे हैं, इनेक्टेड कर रहे हैं, और आत्मार्पित मतलब अपने आप को सौंप रहे हैं। ठीक है, ये सब इसमें बात करी गई है। अब आगे चल के हम इसमें देखिए, ये आपका इंग्लिश का दिया हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग ए सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizen justice लिबर्टी इक्वलिटी। आपको दी गई सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या है? जस्टिस। लिबर्टी कैसी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। इक्वलिटी किन चीज़ों की? ऑफ स्टेटस मतलब प्रतिष्ठा की, अपॉर्चुनिटी की, अवसर की। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, क्या इसमें? फर्टर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ है भाई, ये तारीख आपको दी गई है जो मैंने भी बताई थी। तो हियर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, किसको दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे संविधान के बारे में पूछी जाती हैं, मतलब प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रस्तावना है ये आपके संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे। सबसे पहला एक केस होता है सुप्रीम कोर्ट में 1960 में, बेरूबारी यूनियन का केस। ठीक है, उसमें सर्वसम्मति से मना कर दिया जाता है कि जो आपकी प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। तो इन्होंने, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू जब वो रेजोल्यूशन लाते हैं और पास कराते हैं, किस रूप में स्वीकार करी जाती है? संविधान के एक भाग के रूप में। तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस भावना को ही एकदम उलट देता है। ठीक, आगे चल के बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट है 1973 का केशवानंद भारती केस। ठीक है, इसमें पूछा जाता है कि संविधान में जो प्रस्तावना है ये भाग है या नहीं। ये बोलता है हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है, और ये बोल देता है आपका ये है अभिन्न अंग, कहा इसने, मतलब जो अलग ना किया जा सको। अभिन्न का मतलब जैसे हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर का है भारत का अभिन्न हिस्सा है, मतलब जो अलग ना किया जा सके, इसको तोड़ा ना जा सके। और उसमें
एक सिद्धांत दिया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसे हम बोलते हैं आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। किसमें? केशवानंद भारती केस में। और ये बात की जाती है कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, केशवानंद भारती केस में क्या पता चलती है? एक तो ये संविधान में जो ये प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है, और दूसरा इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे केस आता है आपका 1995 में LIC ऑफ इंडिया का। ये भी बोलता है कि हाँ जी, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब बात करी जाती है कि ये जो आपकी प्रस्तावना है, ये ना तो देखो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना तो देखो इससे कोई पावर मिलती है। ठीक है, और ना ही उसकी पावर पर प्रतिबंध लगा सकती है कि हम इस वजह से कह दें भाई पार्लियामेंट पे कि ये समानता नाम का शब्द दिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ये ऐसा नहीं कर सकता, ये तो भेदभाव। जैसे आपका आरक्षण देख सकते हैं। ठीक है, अगला ये गैर न्यायिक है, मतलब इसी से रिलेटेड है, मतलब नॉन जस्टिसिएबल, मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज जाके नहीं कर सकते कि हाँ जी समानता का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, आप इसे लागू करिए। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें हमारे 3 शब्द जोड़े जाते हैं प्रस्तावना। जो आपकी मूल प्रस्तावना थी उसमें आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नाम के शब्द नहीं थे। ये उस टाइम पे जब मैडम इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हैं, उस टाइम पे 76वां संविधान संशोधन इंडिया में होता है, और ये 3 शब्द हमारे मूल प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा। ठीक है, एक हमारे बहुत ही जो फेमस वकील थे और बहुत ही बड़े न्यायविद नानी पालकीवाला, जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत में, और जो ये आपका केशवानंद भारती वाला केस था, इसमें ऐसे आर्गूमेंट रखे। उन्हें मतलब कोर्टरूम जीनियस भी बोला जाता है। तो उन्होंने बोला कि ये प्रस्तावना है ये क्या है, वो क्या बोलते हैं प्रस्तावना, ये संविधान का परिचय पत्र है, मतलब आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट है जो कि आपके सुभाष कश्यप का है, एक फेमस कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट है। इनके बारे में ये बोलते हैं संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर रखी अट्टालिका। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। और आगे प्रस्तावना को हम क्या बोल सकते हैं? परिचय पत्र भी बोलते हैं। किसका? संविधान का। देखिए यहाँ तक मैंने जितना आपको कराया है ये आपका मैंने बता चुका हूँ UPSC, ठीक है, कोई भी स्टेट PCS हो, SSC हो, ठीक है, SSC हो, कोई भी कांस्टेबल अब किसी भी स्टेट का हो, हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने आपको ये इतने डिटेल्ड वे में करा चुका हूँ मैं कि जहाँ तक है आपका एक भी क्वेश्चन इससे छूटे ना। अगर आपने पहले भी कहीं पढ़ी होगी तो आप ये महसूस करेंगे कि हाँ ये एक बेहतर है। बस देखिए, बेहतर करने की कभी भी कोशिश बनी रहती है और होनी भी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।